यूपीएससी मटेरियल्स एक निजी चैनल है। यह दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस वीडियो के समस्त कॉपीराइट अधिकार दृष्टि आईएएस के पास हैं। इन वीडियो को बनाने के लिए छोटी छोटी क्लिप्स का प्रयोग किया गया है। छोटी क्लिप से विकास सर को जज ना करें। जय हिंद, जय भारत। इस राजनीतिक परिवर्तन ने रीतिकाल की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। दूसरा नवजागरण है ही। तीसरा प्रिंटिंग प्रेस। आधुनिक काल की शुरुआत करते हुए प्रिंटिंग प्रेस की महानता पर गौर करना बहुत जरूरी है। जितनी बड़ी घटना थी प्रिंटिंग प्रेस, उतनी ही बड़ी घटना है इंटरनेट। इससे प्रिंटिंग प्रेस के आने से आधुनिक काल पैदा हुआ, इंटरनेट के आने से कुछ और काल पैदा होगा जिसका नाम आज से 20, 25, 50 साल बाद रखा जाएगा। उत्तर आधुनिक युग कहेंगे कुछ लोग, उससे कुछ और कुछ नाम देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नाम देना ही पड़ेगा। प्रिंटिंग प्रेस क्या करती है? प्रिंटिंग प्रेस एक कमाल कर देती है। मैंने आपको शुरू में बताया था गद्य और पद्य में क्या अंतर है। मैंने आपको गद्य और पद्य में क्या अंतर है नहीं ध्यान है? क्या हो गया? ऐसे लिखें, ठीक। गद्य और पद्य में क्या अंतर आपको पता ही है। लय है तो पद्य है, लय नहीं है तो गद्य है, ठीक। तो कभी कभी ये बात समझाने के लिए मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि अगर इसका अंतर समझना हो तो एक बार अपने दिन भर की सारी गतिविधियों को, मैंने आपसे उस समय कहा भी था, एक दिन की सारी गतिविधियों को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी कविता जिसमें छंद भी हो, लय भी हो, तुक भी हो। दोहे में लिखिए ना, सबसे बढ़िया ये कवित्व में लिखिए। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली कुछ चीजें आप छोड़ देंगे क्योंकि उसमें सेट नहीं हो पा रही, कुछ चीजें ठूस देंगे एक्स्ट्रा करके ताकि मात्राएं ठीक से बैठ जाए, और आप लगातार महसूस करेंगे कि वो सहजता नहीं आ रही मात्राओं को सेट करने के चक्कर में। जो जीवन में एग्जैक्टली हुआ वो एग्जैक्ट सेंस में साहित्य में आ नहीं पा रहा। लेकिन उसके बाद भी लोग क्यों लिखते हैं छंद में, लय में क्यों लिखते हैं? इसकी दो वजह हैं। एक बार शौक की बात है। आज भी कोई कविता लिखे तो उसका शौक है, लिखना चाहिए, क्या दिक्कत है? पहले की मजबूरियां थी, और मजबूरी ये थी, अगर मैंने कुछ लिखा है, कल्पना कीजिए कि लिपि का विकास भी नहीं हुआ, श्रुति साहित्य की बात करें, और मैं चाहता हूं कि मेरा लिखा हुआ संरक्षित रहे। एक ही तरीका है कि मैं जो लिखूं क्या, मैं जो बोलूं वो लोग सुने, सुन के याद कर लें, उनकी मेमोरी में चला जाए। एक दूसरे को सुनाए, सुनाते 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 हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुनाए, अगली पीढ़ी याद करे और वो चलता रहे। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लिपि का विकास आने पर सिर्फ इतना कि अब आप लिख सकते हैं, किंतु एक कॉपी से दूसरी कॉपी बनाने में उतनी ही मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। फोटोकॉपी की मशीन कितनी बड़ी मतलब कयामत है, आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का। तुलसीदास का रामचरितमानस एक दूसरी कॉपी बनाने का मतलब था कि एक लिपिकार कई महीने बैठेगा, फिर से रामचरितमानस लिखेगा, और वो एक ग्रंथ किसी एक गांव या शहर में जाएगा, फिर बैठेगा 3 महीने, उसके बाद फिर एक रामचरितमानस तैयार होगी। आज क्या स्थिति है? रामचरितमानस डाली फोटो मशीन में, उसमें एंटर किया 10 कॉपी, सब लोग चाय पी रहे हैं, 10 कॉपी बनकर तैयार होगी, 10 रामचरितमानस लेकर लोग घूम रहे हैं। इतनी सुविधा हो गई। प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या होता है कि साहित्य के संरक्षण और प्रसार की समस्या समाप्त हो जाती है। अब साहित्य प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास है, याद करने की बाध्यता खत्म हो जाती है, और जैसे याद करने की बाध्यता खत्म होती है तो उसके बाद कोई भी लेखक क्या चाहेगा? सहज रूप में लिखे या छंद, लय, मात्राओं के नियमों में बंध कर लिखे? सहज रूप में लिखे। तो सहज तो गद्य ही है। पद्य के लिए आपको कुछ ना कुछ मात्राओं और तुक आदि के विधान पर ध्यान देना पड़ता है, जिससे किसी न किसी मात्रा में सहजता नष्ट होती है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ गई, प्रिंटिंग प्रेस ने आते ही उस विवशता को समाप्त किया जो कविताओं को लेकर लंबे समय से बनी हुई थी। गद्य का विस्फोट हो गया। गद्य में क्या होता है? भावुकता नहीं होती है, मतलब हो सकती है लेकिन सामान्य जो नेचर है। पद्य में भावनाओं का प्रवाह और गद्य में वैचारिक ठहराव, ये सामान्य बात है। नवजागरण आंदोलन के समय में समाज में केंद्र में क्या आएगा? भावनाएं होंगी या विचार केंद्र में होंगे? विचार केंद्र में आए। विचारों को सूट करता है गद्य,
गद्य को ब्रजभाषा सूट नहीं करती थी, क्योंकि ब्रजभाषा इतनी कोमल भाषा है कि उसमें गद्य लिखते ही अजीब सा लगता है। कुछ कुछ वैसा है जैसे उर्दू भाषा में जीएस का आंसर लिखना हो आपको बार बार लगेगा कि उत्तर है कि शेर समझ नहीं आ रहा है। शेर लिखते हुए तत्सम हिंदी का प्रयोग करना उतना ही विचित्र है जितना जीएस का विज्ञान तकनीक का उत्तर उर्दू भाषा में लिखने की बात आ जाए। क्योंकि भाषा एक तेवर जब अपना लेती है तो उस तेवर की बात ही उसमें लिखी जाती है। हरियाणवी में वात्सल्य का गीत लिखना और भजन लिखना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है ब्रज भाषा में गंभीर चिंतन करना। अब समाज की स्थिति क्या है? चिंतन केंद्र में है, चिंतन गद्य से मैच करता है, चिंतन के लिए ब्रज भाषा सूट नहीं करती है। उस समय अंग्रेजों ने अपनी वजहों से यह माना कि खड़ी बोली हिंदी को यदि हम सीख लेते हैं तो हम भारत के सबसे बड़े समाज तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा मान लिया तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग जो होती थी उसमें खड़ी बोली सिखाई जाने लगी। कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज में ऐसा हुआ। खड़ी बोली देखते ही देखते अंग्रेजों ने अपना ली। भारत के नव जागरण के जो कर्मी थे उन्होंने भी अपना ली। दयानंद सरस्वती गुजरात में रहते थे, गुजराती भाषी थे, किंतु खड़ी बोली हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिख के गए। विवेकानंद को भी समझ में आ गया कि बांग्ला से काम नहीं बनेगा, जो महत्व हिंदी का है उसकी बात अलग है। महात्मा गांधी अगली शताब्दी में गुजराती आदमी हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी या हिंदुस्तानी के पक्ष में आंदोलन चलाने लगे। इससे खड़ी बोली केंद्र में आ गई और खड़ी बोली का आना और गद्य का केंद्र में आना साथ साथ हुआ। तो जब विचार केंद्र में आए, गद्य केंद्र में आए, खड़ी बोली केंद्र में आए, तो उसके साथ में रीतिवादी मानसिकता, ब्रज भाषा और गुलगुली गलीचा ये सब टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे युग बदला।